अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है ये फ़र्स्ट ईयर फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 3 के साथ रिलेटेड है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अच्छा, हमारा जो टॉपिक है वो है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन हमारे पास तीन किस्म के लॉज हैं। और ये जो लॉज ऑफ मोशन है ये सबसे पहले न्यूटन ने यानी कि उसने फॉर्मुलेट किए थे। उसने एक किस्म के मैथमेटिकल शक्ल उसको दिया था। तो ये जो हमारे पास न्यूटन लॉज ऑफ मोशन है ये बेसिकली मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और फोर्स के साथ रिलेटेड है। यानी कि ये रिलेशनशिप प्रोवाइड करता है। अगर आप किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं और उस बॉडी में मोशन क्रिएट हो जाता है, सो इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी एंड द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास तीन लॉज है। तो अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये तीन लॉज शुरू करने से पहले हम इस बात को देखना चाहते हैं कि व्हाट इज़ फोर्स। अब फोर्स हमारे पास क्या चीज़ है? ये इंटरेक्शन होती है बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। यानी कि किसी ऑब्जेक्ट को आप पुश करते हैं या उसको आप पुल करते हैं तो ये दोनों फोर्सेस में आते हैं। किसी ऑब्जेक्ट को आप धक्का देते हैं या किसी ऑब्जेक्ट को आप अपनी तरफ खींचते हैं तो ये दोनों सूरत हाल में ये क्या है? ये एक फोर्स है। और इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि इट इज़ द मेजर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड फोर्स। ठीक है, अब हमारे पास याद रखें कि ये जो फोर्सेस हैं ये दो किस्म में पाए जाते हैं। एक है कांटेक्ट फोर्सेस और दूसरा है फील्ड फोर्सेस। यानी कि कांटेक्ट फोर्सेस का मतलब ये है कि इट रिजल्ट्स फ्रॉम द फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में जो फिजिकल कांटेक्ट होता है तो वहाँ से जो फोर्स एराइज होता है उसको हम कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। और दूसरा हमारे पास है फील्ड फोर्सेस, यानी इट एक्ट बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स, लेकिन यहाँ पे कनेक्शन नहीं होता, ऑब्जेक्ट्स कांटेक्ट में नहीं होते। इसको हम कहते हैं एक्शन एट अ डिस्टेंस। मतलब एक डिस्टेंस में फोर्स लगता है, कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता। अब इसको समझने के लिए ज़रा इधर देखें, ये कांटेक्ट फोर्सेस के एग्जाम्पल दिए गए हैं। मैं ये पॉइंटर ज़रा इसमें लगा दूं। यहाँ पे ये कांटेक्ट फोर्सेस की बात की जा रही है। यानी कि ये आप इस स्प्रिंग को अपनी तरफ खींच रहे हैं तो ये कांटेक्ट फोर्स है, यहाँ पे फिजिकल कांटेक्ट हो रहा है। या यहाँ पे दूसरे एग्जाम्पल में हम देख ले तो यहाँ पर भी इस बॉडी को खींचा जा रहा है तो ये कांटेक्ट फोर्स है। या इस बॉल को आपने हिट किया तो ये कांटेक्ट फोर्स है। लेकिन फील्ड फोर्सेस का मतलब ये है कि इनमें फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता। जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशनल फोर्सेस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, तो इनमें ये जो हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक है मास कैपिटल एम और दूसरा है मास स्मॉल एम। यानी ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, मास m1 और m2 इसको कह दो। तो इनके दरमियान में जो ग्रेविटेशनल फोर्स हैं वो एक किस्म के लग रहा है एट सर्टन डिस्टेंस, तो ये फील्ड फोर्स है। ग्रेविटेशनल फील्ड में ग्रेविटेशनल फोर्सेस ये लग रहे हैं। अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है कि दो चार्जेस हैं, एक प्लस क्यू है और दूसरा माइनस क्यू चार्ज है। यानी ये प्लस क्यू बिगर चार्ज है, ये माइनस क्यू स्मॉल चार्ज है। इनके दरमियान में जो इंटरेक्शन है, इनके दरमियान में जो फोर्स लग रहा है वो इलेक्ट्रिक फोर्स है इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हमारे पास कांटेक्ट नहीं हो रहा, इसको हम कहते हैं फील्ड फोर्स। या हमारे पास दो मैग्नेट्स हैं, फॉर एग्जांपल ये एक मैग्नेट है, नॉर्थ साउथ उसके पोल्स बने हुए और ये आयरन बार हैं या व्हाटएवर जो भी चीज़ है, आयरन मैग्नेटिक मटेरियल है, वो इसको अट्रैक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है ना हमारे पास फील्ड फोर्सेस है। अच्छा, ये मैंने वैसे बात की यहाँ पे। तो अब मैं इसको ये कह सकता हूँ कि हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्सेस हो सकते हैं, फ्रिक्शनल फोर्सेस हो सकते हैं, टेंशन फोर्स भी हो सकता है, इलेक्ट्रिक फोर्स भी हो सकता है, मैग्नेटिक फोर्स भी हो सकता है
और इसके अलावा हमारे पास न्यूक्लियर फोर्सेस भी हो सकते हैं, ये जो कि न्यूक्लियर फिजिक्स में हम पढ़ते हैं। अच्छा, अब हमारे पास जो फोर्स है, चूंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका मैग्नीट्यूड भी होता है और उसका डायरेक्शन भी होता है। तो हम सबसे पहले जब भी बात करते हैं फोर्स की, अब किसी बॉडी पे जब फोर्सेस लगते हैं तो हम नेट फोर्स मालूम करते हैं। तो नेट फोर्स का मतलब ये है कि हमारे पास जो टोटल फोर्स किसी बॉडी पे अमल करता है, सपोज नेट फोर्स बराबर है इस चीज़ के F1 + F2 + F3, ये जनरल बात हो रही है। तो ये हमारे पास नेट फोर्स आप मालूम करोगे। और दूसरी बात यह है कि उसका जो मैग्नीट्यूड है, जब आप इसको मालूम करते हैं तो आपने रूल्स ऑफ वेक्टर एडिशन को देखना होगा, ताकि फिर आप जो है ना नेट फोर्स मालूम करें किसी ऑब्जेक्ट पे। और ये सपोज़ यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है और इस एग्जांपल में सपोज़ ये फोर्स F1 है, ये F2 है और यहाँ पे F1 और F2 दोनों लग रहे हैं, दो फोर्सेस सपोज इस पे लग रहे हैं, लेकिन ये ख़ास डायरेक्शन में लग रहे हैं नीचे की तरफ। तो इसमें ये आसान है। लेकिन फॉर एग्जांपल इस सिचुएशन में हमारे पास फोर्स जो लग रहा है वो किसी ख़ास एंगल पे लग रहा है, तो फिर आपने इनको रिजॉल्व करना होगा, यानी इस फोर्स F को आपने रिजॉल्व करना होगा। एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा। तो फिर हमारे पास जो मैग्नीट्यूड आता है वो बराबर है F1² + F2²। वही वो हम जो पढ़ चुके चैप्टर नंबर 2 में कि हम एक फोर्स को जब रिजॉल्व करते हैं तो उसकी रिजोल्यूशन करते हैं, उसका मैग्नीट्यूड हम फिर किस तरह मालूम करते हैं, वो पाइथागोरस थ्योरम वगैरह उसमें हमने इस्तेमाल किया है। और फिर जो एंगल होता है उसका डायरेक्शन वो हम फिर इस तरह मालूम करते हैं, टेंजेंट इनवर्स y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय x कंपोनेंट। तो हमारे पास सपोज यहाँ पे जो F1 है वो एलॉन्ग y एक्सिस है और F2 हमारे पास एलॉन्ग x एक्सिस है। अच्छा, ये तो हमारे पास जनरल हमने बात की कि जब भी किसी बॉडी पे फोर्सेस अमल करते हैं तो आप उसका नेट फोर्स मालूम करेंगे और किस डायरेक्शन में वो फोर्स लग रहा है, ये दोनों आपने मालूम करना है। यानी मैग्नीट्यूड भी आपने मालूम करना है और डायरेक्शन भी आपने मालूम करना है। अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अच्छा, अभी तक हमने फोर्सेस की बात की, अब प्रॉपरली हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की तरफ आते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ हमें ये कहता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन में है तो वो हमेशा के लिए रेस्ट कंडीशन में होगा, और अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी तो वो हमेशा के लिए कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जाएगा, उसी सेम स्पीड के साथ सेम डायरेक्शन में, जब तक कि उस पर कोई दूसरा नेट फोर्स अमल ना करे। यानी इस बात को देखें, इसमें दो बातें हैं। एक बात तो ये है कि एक ऑब्जेक्ट एट रेस्ट होगा, रिमेन एट रेस्ट होगा एज लॉन्ग एज नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट। यानी अगर कोई दूसरा बैरूनी कुव्वत, बैरूनी फोर्स उस पर अमल ना करे तो तब तक ये बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा। या अगर एक बॉडी मूव कर रही है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ तो वो कंटिन्यूअसली उस मोशन को बरकरार रहेगा, यानी वो अपनी मोशन को मेंटेन रखेगा, वो सेम स्पीड के साथ जाएगा और सेम डायरेक्शन में भी जाएगा, जब तक कि कोई दूसरा नेट फोर्स अमल ना करे इस बॉडी पे और उसके मोशन को चेंज ना करे। तो ये हमारे पास न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि कीप ऑन डूइंग व्हाट इट इज़ डूइंग, कि जो भी आप कर रहे हो वो कंटिन्यू करते रहो जब तक कि दूसरा, यानी एक नेट फोर्स आप पे, एक्सटर्नल फोर्स आप पे अमल ना करे। यानी अगर एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो हो तो अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, और अगर एक बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी। ये न्यूटन्स का फर्स्ट कानून है। अच्छा, अब ज़रा ये देखें, ये जो हम नेट फोर्स की बात करते हैं, यानी यहाँ पे नेट का क्या मतलब है? इट मीन्स टोटल या सम ऑफ ऑल फोर्सेस। इसका जो मतलब है ये नहीं है कि कोई फोर्स किसी बॉडी पे अमल नहीं कर रहा। यानी यहाँ पे मैंने लिखा है कि इट डज नॉट मीन दैट नो फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी, इट इज़ जस्ट दैट ऑल द फोर्सेस मस्ट एड टू ज़ीरो। कि किसी बॉडी पे सपोज अगर नेट फोर्स ज़ीरो है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस पर फोर्स अमल नहीं कर रहा, उस पर फोर्स अमल कर रहा है, लेकिन जो फोर्सेस जब जमा होते हैं, जब इनको हम ऐड करते हैं और आखिर में अगर उससे ज़ीरो आंसर आता है, कैंसिल करते हैं एक दूसरे को,
तो ये नेट फोर्स फिर हम कहते हैं कि इस बॉडी पे ज़ीरो है। अच्छा, तो हम इस तरह भी कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, तो वेलोसिटी ज़ीरो है, इसका मतलब कि एक्सेलरेशन ज़ीरो है, ठीक है। या अगर एक बॉडी मोशन में है, यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जा रही है, यहाँ पे वेलोसिटी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो का मतलब जो, क्योंकि फर्स्ट लॉ है तो इसका मतलब ये है कि बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जा रही है, बॉडी में कोई चेंज नहीं आ रहा, उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो एक्सेलरेशन हमारे पास ज़ीरो है। तो इस सूरत हाल में हमारे पास जो फोर्सेस बॉडी पे अमल कर रहे हैं वो ज़ीरो है, यानी नेट फोर्स बॉडी पे ज़ीरो है। तो इसलिए वो अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में होगी, और अगर वो मोशन में है तो हमेशा के लिए मोशन में रहेगी। अच्छा, अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अच्छा, अब हम कहते हैं कि अंडर दिस कंडीशन नो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, कि इस कंडीशन में बॉडी पे कोई नेट फोर्स अमल नहीं कर रहा। अच्छा, एंड ये भी याद रखें कि ये जो हमारे पास फर्स्ट लॉ है इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। अब इनर्शिया क्या चीज़ है? इनर्शिया का मतलब ये है कि कोई बॉडी अगर अपोजिशन शो करती हो अपनी स्टेट को चेंज करने में, यानी अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो वो चाहती है कि वो रेस्ट में हो, और अगर एक बॉडी मोशन में है तो वो हमेशा के लिए चाहती है कि वो मोशन में हो। अब अगर ऐसी प्रॉपर्टी कि वो बॉडी की ऐसी प्रॉपर्टी कि वो पोजीशन चेंज करने में, यानी अपनी स्टेट चेंज करने में अपोजिशन शो करती हो, तो इस प्रॉपर्टी को हम इनर्शिया कहते हैं। अब इसको समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखें, अच्छा, अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखें, इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट्स टू रेजिस्ट चेंजेस इन मोशन। तो यानी कि मोशन में आप ये जो अगर एक बॉडी मोशन कर रही है और वो रेजिस्टेंस शो कर रही है कि मतलब ये उस पोजीशन को या उस स्टेट को चेंज ना करे, तो ये हमारे पास इनर्शिया है। अब ये जो हमारे पास अपोजिशन है ये स्टेट ऑफ रेस्ट में भी हो सकती हैं, और यही अपोजिशन स्टेट ऑफ मोशन में भी हो सकती हैं। अगर एक बॉडी रेस्ट पे है तो उस वक्त भी अपोजिशन वो शो करती हैं, रेजिस्टेंस शो करती हैं, यानी ये उसकी प्रॉपर्टी है। या अगर एक बॉडी मोशन में है तो उस वक्त भी वो अपोजिशन शो करती हैं। तो ये हमारे पास क्या चीज़ है? ये हमारे पास इनर्शिया है। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अपोजिशन है ये डिपेंड करता है मास पे। तो मास इज ए मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ इनर्शिया। अगर सपोज आपके पास ये सपोज इस एग्जांपल में ये एक बहुत बड़ा मास है, तो इसके पोजीशन, इसके स्टेट को चेंज करने के लिए या इसके पोजीशन को चेंज करने में ज़्यादा आपको फोर्स दरकार होगी। यानी यहाँ पे अपोजिशन ज़्यादा है क्योंकि इसका मास ज़्यादा है। जब मास आपके पास ज़्यादा है तो वो आसानी से इसको आप हिला नहीं सकते, उसकी पोजीशन को आप चेंज नहीं कर सकते। बमुकाबला अगर ये हमारे पास एक स्मॉल बॉल है तो इसकी पोजीशन को आसानी से हम चेंज कर सकते हैं। इसको एक जगह से दूसरी जगह हम लात मार के आप या इसको किक मार के आसानी से आप इसको डिस्प्लेस कर सकते हैं क्योंकि इसका मास कम है। तो यहाँ पे अपोजिशन कम है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका इनर्शिया कम है, और इस बिग ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा है तो इसका इनर्शिया भी हमारे पास ज़्यादा है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अच्छा, अब आते हैं न्यूटन्स सेकंड लॉ की तरफ। याद रखें जो न्यूटन सेकंड लॉ है ये क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन है ऑफ द चेंजेस दैट अ फोर्स कैन प्रोड्यूस ऑन द मोशन ऑफ द बॉडी। यानी कि जब आप किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस बॉडी में मोशन प्रोड्यूस होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि it states that the time rate of change of momentum of a body is equal in both magnitude and direction to the force imposed on it। अच्छा, ये जो डेफिनेशन है ये हम नेक्स्ट टॉपिक में फिर पढ़ेंगे, जो मोमेंटम का टॉपिक है। यानी हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स के बराबर है, लेकिन अब इसको फ़िलहाल छोड़ दें, हम इसको फिर मोमेंटम के टॉपिक में पढ़ेंगे।
तो हमारे पास द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। न्यूटन सेकेंड लॉ हमें ये कहता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। यानी अगर किसी बॉडी पे फोर्स ज़्यादा अमल कर रहा है, अगर नेट फोर्स जो उस पर एक्ट कर रहा है वो ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन भी ज़्यादा पैदा होगा, और अगर फोर्स उस पर अमल जो कर रहा है अगर वो कम है तो एक्सेलरेशन भी हमारे पास कम पैदा होगा। और ये जो हमारे पास एक्सेलरेशन है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के। इफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज लेस तो हमारे पास ज़्यादा एक्सेलरेशन पैदा होगा। और यानी इसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और मतलब ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो ज़्यादा एक्सेलरेशन पैदा होगा, कम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो कम एक्सेलरेशन पैदा होगा। लेकिन इसमें एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि जब आप एक्सेलरेशन और फोर्स का मुकाबला करते हैं तो आपके पास बॉडीज़, दोनों बॉडीज़ का मास एक जैसा होना चाहिए। यानी अगर सेम मास वाले ऑब्जेक्ट्स हैं तो किसी एक पे आप ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसमें ज़्यादा एक्सेलरेशन पैदा होगा, और दूसरा ऑब्जेक्ट सेम मास है उस पे अगर आप कम फोर्स अप्लाई करते हैं तो कम एक्सेलरेशन पैदा होगा। सिमिलरली जब आप मास और एक्सेलरेशन का मुकाबला करते हैं तो उस वक्त फिर फोर्स को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। यानी आपके पास सपोज एक ऑब्जेक्ट जो है वो स्मॉल है और दूसरा ऑब्जेक्ट लार्ज है, एक स्मॉल मास वाला है और दूसरा लार्ज मास वाला ऑब्जेक्ट है, तो जाहिर है जो स्मॉल मास वाला ऑब्जेक्ट होगा उसमें ज़्यादा एक्सेलरेशन पैदा होगा प्रोवाइडेड दैट द सेम फोर्स इज अप्लाइड, और जो बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उसमें कम एक्सेलरेशन पैदा होगा क्योंकि आपने सपोज 50 न्यूटन फोर्स दोनों पे अप्लाई किया है, एक का मास कम है और दूसरे का मास ज़्यादा है, तो जिसका कम मास है उसमें ज़्यादा एक्सेलरेशन पैदा होगा और जिसका ज़्यादा मास है उसमें कम एक्सेलरेशन पैदा होगा। अच्छा, अब ये हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म है न्यूटन सेकेंड लॉ का। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो फोर्स हमारे पास बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। सो फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। यहाँ पे सपोज इस ऑब्जेक्ट को हम खींचते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे फोर्स आपके पास जो है वो F1 है और यहाँ पे सपोज फोर्स आपके पास 2F1 है। आपके पास सेम ऑब्जेक्ट हैं लेकिन पहले सपोज आप फोर्स F1 के साथ खींच रहे हैं तो एक्सेलरेशन A1 आ रहा है, जब आपने फोर्स को डबल किया 2F1 किया तो आपके पास एक्सेलरेशन भी 2A1 हो गया। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अच्छा, इस स्लाइड में यहाँ पे जो मैंने शो किया है कि एक्सेलरेशन इज़ प्रोपोर्शनल टू F और एक्सेलरेशन इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, ये बेसिकली इससे पहले स्लाइड में जो बातें मैंने की थी कि हमारे पास एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के और एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के, ये असल में उस स्लाइड की मैथमेटिकल फॉर्म यहाँ पे मैंने बयान की है। यानी कि हमारे पास अगर कोई मास है वो 2 kg मास है और उस पर आप फोर्स लगा रहे F1 और दूसरा मास भी 2 kg है और उस पर आप फोर्स डबल लगा रहे 2F1, तो ज़ाहिर है उसमें एक्सेलरेशन ज़्यादा पैदा होगा। और दूसरे केस में अगर हमारे पास एक स्मॉल मास है और दूसरा बिगर मास है तो जो स्मॉल मास होगा उसमें एक्सेलरेशन जो है वो ज़्यादा पैदा होगा और जो बिगर मास होगा उसमें एक्सेलरेशन कम पैदा होगा। तो फिर यहाँ पे मैंने इन दोनों को कंबाइन किया, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, तो फिर मैंने लिखा है कि एक्सेलरेशन इज़ प्रोपोर्शनल टू F और M, और यहाँ पे एक कांस्टेंट लगाया और उस कांस्टेंट की वैल्यू 1 है, तो हमारे पास A इज इक्वल टू F बाई M या F इज इक्वल टू M है, जो कि हमारे पास सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, यानी न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, ये उसका मैथमेटिकल फॉर्म है। अच्छा, यहाँ पे जो यूनिट ऑफ फोर्स हैं याद रखिए ये हमारे पास न्यूटन है, यानी द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज़ न्यूटन।
अब हमारे पास एक न्यूटन फोर्स कब बराबर होगा, यानी कि अगर एक्सेलरेशन किसी बॉडी में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से पैदा हो जाए, इफ़ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी ऑफ मास 1 kg, तो उस वक्त जो फोर्स अप्लाई किया गया होगा वो 1 न्यूटन के बराबर होगा। और जो यूनिट ऑफ फोर्स है वो अगर हम CGS सिस्टम में बात करें तो वो डाइन्स के बराबर है, और सिस्टम इंटरनेशनल में ये न्यूटन के बराबर है। ठीक है, अब थोड़ा सा मज़ीद हम न्यूटन सेकेंड लॉ को डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि यू मस्ट बी सर्टन अबाउट विच बॉडी वी आर अप्लाइंग टू इट, यानी कि ये जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं किस बॉडी पे अप्लाई कर रहे हैं। एफ नेट मस्ट बी द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस दैट एक्ट ऑन द बॉडी। जिस बॉडी पे ये जो हम नेट फोर्स मालूम करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि वो किस बॉडी पे अमल कर रहा है, और ये वेक्टर सम होगा तमाम फोर्सेस का। ओनली द फोर्स दैट एक्ट ऑन द बॉडी on that body are to be included in the vector sum. Net force component along an axis gives rise to the acceleration along that same axis. इसका मतलब ये है कि जो नेट फोर्स की हम बात करते हैं, यानी आप along x axis नेट फोर्स मालूम कर रहे हैं तो वो हमारे पास एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा इन द x axis, तो वो ma(x) होगा। और अगर हमारे पास जो नेट फोर्स है वो along y axis लग रहा है तो वो फिर अलॉन्ग वाई एक्सिस एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये एक एग्जाम्पल प्रॉब्लम है। अब इसको हम जो है ना देखते हैं। ये सपोज़ ये हमारे पास जो है ना एक एग्जाम्पल लिया गया है कि सपोज़ 1 और 2 फोर्सेस एक्ट करती हैं किसी ऑब्जेक्ट पे, और वो फ्रिक्शनलेस आइस पे मतलब मूव कर रहे हैं अलोंग एक्स एक्सिस इन 1 डायमेंशन। तो इसमें हमने जो है ना एक्सेलरेशन फाइंड करना है। यहाँ पे ये सिचुएशन दी गई है। ये सपोज़ ये फिगर ए है, ये फिगर बी है और ये फिगर सी है। तो यहाँ पे ये मैंने कैलकुलेट किया है, ये आप लोग फिर ख़ुद ही देख सकते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अच्छा, इस स्लाइड में हम न्यूटन्स थर्ड लॉ को डिस्कस करते हैं। न्यूटन्स का थर्ड लॉ जो है, इट स्टेट्स दैट फॉर एवरी एक्शन इन नेचर देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। इन अदर वर्ड्स, इफ ऑब्जेक्ट ए exerts a force on object B, then object B also exerts an equal and opposite force on object A. इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करेगा, यानी जिस मैग्नीट्यूड के साथ एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करेगा, तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी उतने ही मैग्नीट्यूड के साथ पहले ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करेगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। यानी ये जो दोनों फोर्सेस होंगे, एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस, ये बराबर होंगे मैग्नीट्यूड के लिहाज से, लेकिन डायरेक्शन के लिहाज से ये अपोजिट होंगे। तो जो फोर्स ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट बी पे अप्लाई करता है उसको हम एक्शन फोर्स कहेंगे, और जो ऑब्जेक्ट बी ऑब्जेक्ट ए पे अप्लाई करता है तो उसको हम रिएक्शन फोर्स कहेंगे। अच्छा, अब इसी न्यूटन थर्ड लॉ को मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं और नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम जैसे कि पिछले स्लाइड में हमने कहा कि न्यूटन थर्ड लॉ को मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2। ऑब्जेक्ट 1 जो है वो फोर्स अप्लाई करता है ऑब्जेक्ट 2 पे, तो एज ए रिज़ल्ट ऑब्जेक्ट 2 भी ऑब्जेक्ट 1 पे फोर्स अप्लाई करता है। तो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट 1 का फोर्स ऑब्जेक्ट 2 पे है उसको हम F12 के नाम से पुकारते हैं, यानी ये हमारा एक्शन फोर्स है। तो एज ए रिज़ल्ट ऑब्जेक्ट 2 ऑब्जेक्ट 1 पे फोर्स अप्लाई करता है, ये हमारा रिएक्शन फोर्स है, और उसको हमने F21 से रिप्रेजेंट किया है। अच्छा,
इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो एक्शन रिएक्शन फोर्सेस हैं ये मैग्नीट्यूड के लिहाज से बराबर होते हैं लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं। ये हमने जो यहाँ पे लिखा है कि एक्चुअली ईदर फोर्स कैन बी द एक्शन आर द रिएक्शन फोर्स। किसी एक को आप एक्शन मान ले तो दूसरा आपके पास रिएक्शन होगा। सपोज अगर आप F21 को एक्शन मानते हैं तो फिर F12 आपका रिएक्शन फोर्स होगा। और तीसरी बात यह है कि एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस ऑलवेज एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, यानी ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे लगते हैं। ये सिंगल ऑब्जेक्ट पे ये एक्शन रिएक्शन फोर्सेस नहीं लगते। अगर सिंगल ऑब्जेक्ट पे सपोज दो फोर्सेस हो, मैग्नीट्यूड के लिहाज से सेम हो और अपोजिट इन डायरेक्शन हो, तो फिर वो नेट इफेक्ट को कैंसिल करते हैं, ये नेट फोर्स जीरो होता है। लेकिन एक्शन रिएक्शन फोर्सेस जो हैं ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते क्योंकि ये दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे लगते हैं। तो इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि एक्शन रिएक्शन फोर्सेस नेवर कैंसिल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। ये जो है ना बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स आप कह सकते हैं कि हैं ये एक्शन रिएक्शन फोर्सेस के, कि हमारे पास सपोज़ ये एक गन है और उस पर जब आप फायर करते हैं तो ये जो बुलेट यहाँ से निकलता है एक्सेलरेट होता है, ये एक्शन है। और एज ए रिएक्शन इस ये बुलेट जो है ये गन पर भी फोर्स अप्लाई करता है, ये गन जो है रिकाइल हो जाता है पीछे की तरफ, तो ये रिएक्शन फोर्स है। और दूसरा हमारे पास एग्जांपल ये है कि सपोज़ एक बंदा वॉक कर रहा है, ये जा रहा है, तो हम जो है ना जब ज़मीन को प्रेस करते हैं तो ये हमारा एक्शन फोर्स है, और जो ज़मीन हमें या फ्लोर हमें पुश देती है तो ये हमारा रिएक्शन फोर्स है। या सपोज़ यहाँ पे एक दूसरा एग्जांपल है कि ये लड़का जो है ये जब अपने पाँव को दबाता है, बॉयज़ फीट एक्सर्ट फोर्स ऑन द बोट, तो ये बोट पे फोर्स अप्लाई करता है। एज ए रिज़ल्ट बोट भी इस पे फोर्स अप्लाई करता है इन अपोजिट डायरेक्शन, जो उसका रिएक्शन कहलाता है। सिमिलरली हमारे पास ये जो रॉकेट इंजन है, यानी कि इसमें जो थ्रस्ट होता है या जो हॉट गैसेस होते हैं ये पीछे की तरफ निकलते हैं और एज ए रिज़ल्ट जो रॉकेट होता है वो फॉरवर्ड की जाने मूव करता है। तो ये हमारे पास एक्शन रिएक्शन फोर्सेस है। और ये भी एक दूसरा एग्जांपल है कि जिसमें ये स्विमर पानी में मूव कर रहा है, तो ये पानी को एक किस्म का यानी एक्शन लगाता है पुशिंग द वाटर बैकवर्ड, और पानी क्या करता है उस पर रिएक्शन लगाता है, उस आदमी को, उस स्विमर को आगे की जानिब धकेलता है। तो ये हमारे पास एक्शन रिएक्शन फोर्सेस है। तो ये आज का जो हमारा टॉपिक था ये न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पे बेस था। तो हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ ये सारे हमने डिस्क्राइब कर लिए। इसमें अगर कोई क्वेश्चन हो तो बाद में आप लोग पूछ सकते हैं। अभी हमने सिर्फ इसको जो है ना डिस्क्राइब किया, क्वेश्चन आंसर आप लोग फिर पूछ सकते हैं बाद में। थैंक यू।